आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 111। कह रहा है बोथ सिकल सेल एनीमिया एंड हंटिंगटन कोरिया आर। तो देखिए सिकल सेल एनीमिया के बारे में तो एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है, हंटिंगटन कोरिया बीमारी के बारे में नहीं पढ़ा है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया के बारे में हमको पता है कि ये कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर है, यानी जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तभी से ये बीमारी रहती है। तो इसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, तो ये 111 क्वेश्चन आपसे अब जो नए नीट के एग्ज़ाम होगा उसमें नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो कह रहा है ए कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर इज ए मेडिकल कंडीशन दैट इज प्रेजेंट एट बर्थ। तो ऐसी चिकित्सीय कंडीशन होती है कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर जो कि बर्थ से प्रेजेंट होती है। कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर कैन बी ए रिजल्ट ऑफ जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज। जितने भी कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर हैं उनका मतलब होता है कि कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो गई है, यानी आनुवांशिक विकार उत्पन्न हो गया। द इंट्रायूटेराइन एनवायरनमेंट आर अननोन फैक्टर। इसके लिए कोई इंट्रायूटेराइन एनवायरनमेंट हो सकता है, यानी बच्चा जब माँ के पेट में है तो कैसा वातावरण है। आर अननोन फैक्टर, या ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो हमें नहीं पता है, अननोन है। कह रहा है सिकल सेल डिजीज ए ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर caused by सिकल हीमोग्लोबिन HbS। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर हमारा सिकल सेल एनीमिया है या सिकल सेल डिजीज है, तो इसका कारण सिकल हीमोग्लोबिन है। सिकल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल टेंड टू क्लम्प टुगेदर। तो जो हंसियाकार अणु होते हैं ग्लोबिन मॉलिक्यूल के, वो आपस में चिपक जाते हैं, मेकिंग रेड ब्लड सेल स्टिकी। इससे क्या होता है कि जो आरबीसी है हमारी वो स्टिकी, यानी आपस में चिपकने वाली हो जाती है। स्टिफ एंड मोर फ्रेजाइल, स्टिफ हो जाती है और ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती है। एंड कॉजिंग देम टू फॉर्म इनटू ए क्योर्ड। तो इसका कर्व्ड, तो इसमें क्या हो जाता है, जब ये सब गुणा जाते हैं आरबीसी में तो आरबीसी मुड़ जाती है, कर्व्ड हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है, हंसियाकार। एंड हंटिंगटन्स कोरिया एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिजेनरेटिव चेंज इन द बेसल गैंग्लिया स्ट्रक्चर। जो हमारा हंटिंगटन कोरिया है, इस बीमारी में क्या होता है, ये भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो बेसल गैंग्लिया होता है वो डिजेनरेटिव चेंज हो जाते हैं, which ultimately result in a severe shrunken brain। जिससे क्या होता है कि अल्टीमेटली बाद में क्या होता है कि जो ब्रेन होता है वो सीवियरली श्रंकन, बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है, यानी इनलार्ड वर्टिकल्स, और वर्टिकल लंबे हो जाते हैं। एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट, इसमें क्या होता है कि बॉडी का मूवमेंट एबनॉर्मल हो जाता है, मतलब प्रकृति के जैसा नहीं रह जाता। कॉल्ड कोरिया, इसको कोरिया कहते हैं। एंड लॉस ऑफ मेमोरी आर कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी का मूवमेंट गड़बड़ हो जाता है, जिसको कोरिया कहते हैं, और मेमोरी का लॉस भी हो जाता है। तो ये कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर है हमारा हंटिंगटन कोरिया। तो हंटिंगटन कोरिया जो है अब नई एनसीईआरटी में अभी हमने पढ़ा, उसमें नहीं आया है, तो हम मान के चलेंगे कि अब नीट में अब ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि नीट का पेपर नई एनसीईआरटी से बन रहा है। वैसे आप नीट का सिलेबस देख लीजिए, अगर उसमें होगा तो पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 आ जाता है। कह रहा है इफ़ ए कलर ब्लाइंड वुमेन मैरीज ए नॉर्मल विजन मैन दियर सन्स विल बी। तो इसको देखते हैं। कह रहा है कि एक कलर ब्लाइंड वोमेन है, एक कलर ब्लाइंड वोमेन कैरियर है,
तो इसका मतलब एक एक्स क्रोमोसोम में दिक्कत है। नॉर्मल विजन माइन है, आदमी नॉर्मल है। तो कह रहा है दियर सन विल बी, तो उसका जो बच्चा होगा पुत्र, पुत्री की बात नहीं हो रही। तो इसको बना लेते हैं। तो ये कैरियर वोमेन एक हो जाएगी, एक सामान्य, एक कैरियर लड़की पैदा होगी, एक सामान्य लड़की, एक कलर ब्लाइंड सन पैदा होगा और एक सन नॉर्मल रहेगा। तो एक कलर ब्लाइंड होगा और एक नॉर्मल, आधे बच्चे कलर ब्लाइंड होंगे, आधे नॉर्मल। ये मैरिड लिखा है, कैरियर नहीं है। इफ ए कलर ब्लाइंड वोमेन, वोमेन कलर ब्लाइंड है, तो दोनों में हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि ये भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा, यानी पूरे लड़के उसके कलर ब्लाइंड होंगे और पूरी लड़कियां उसकी कैरियर होंगी। तो सारी लड़कियां कैरियर होंगे और सारे लड़के कलर ब्लाइंड होंगे। इफ ए कलर ब्लाइंड वोमेन मैरिड नहीं है, गलत हम पढ़ गए है, वो कैरियर, कैरियर नहीं मैरिड लिखा है, मतलब शादी कर रही है सामान्य दिखाई देने वाले व्यक्ति से। तो देखिए दोनों बच्चियां उसकी कैरियर होंगी और दोनों बच्चे उसके जो है ना कलर ब्लाइंड होंगे। तो ऑल कलर ब्लाइंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए सॉल्यूशन दिया है, वैसे ही करना है जैसे हमने आपको बताया। अब देखिए आगे आ जाता है, क्राई डू चैट सिंड्रोम्स इन ह्यूमन इज कार्ड बाई द। अब ये भी देखिए आपकी एनसीईआरटी जो हमने अभी पढ़ी है उसमें नहीं है, लेकिन है तो थोड़ा बहुत हो सकता है आगे दिया हो, वैसे होगा नहीं क्योंकि होता तो सिंड्रोम इसी चैप्टर में दिया होता। तो क्राई डू कैट सिंड्रोम इन ह्यूमन इज कार्ड बाई 2006 में आया है। तो ये सी विकल्प करेक्ट है, लॉस ऑफ हाफ ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। तो चूंकि हमारी एनसीईआरटी में है नहीं तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इसमें क्या है कि बच्चा जो होता है वो बिल्ली के बच्चे की जैसी आवाज़ आती है जब वो रोता है, इसीलिए क्राई डू चैट सिंड्रोम इसका नाम दिया गया। तो लॉस ऑफ हाफ ऑफ द शॉर्ट आर्म, आधी शॉर्ट आर्म जो है हाफ हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 5 की, तो क्राई डू कैट सिंड्रोम होता है। इसको ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। अब आ जाता है 114 नंबर क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया हैज नो बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द अफ्रीकन पॉपुलेशन बिकॉज। हाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अफ्रीकन पॉपुलेशन से सिकल सेल एनीमिया बीमारी को हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो क्यों नहीं ख़त्म कर सकते हैं? सिकल सेल एनीमिया हैज नो बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द अफ्रीकन पॉपुलेशन बिकॉज। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अलग टाइप से दे दिया है। इसको पूछना चाहिए था कि जो अफ्रीकन लोग हैं उनमें जो है मलेरिया की बीमारी क्यों नहीं होती है। ये कह रहा है सिकल सेल एनीमिया हैज नॉट बीन एलिमिनेटेड, मतलब सिकल सेल एनीमिया को अफ्रीकन लोगों से नहीं ख़त्म किया जा सकता है। तो देखिए बात ये है, हम आपको समझा देते हैं कि जो अफ्रीकन लोग होते हैं उनमें सिकल सेल एनीमिया की बीमारी होती है और उस बीमारी का उनको फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा ये मिलता है कि जो नॉर्मल आरबीसी होती है उस आरबीसी में मलेरिया का जो पैरासाइट है वो रह सकता है, सिकल सेल वाली आरबीसी में नहीं रह सकता। तो इसलिए एक फ़ायदा उनको मिलता है कि जो अफ्रीकन होते हैं उनमें मलेरिया की बीमारी नहीं होती। तो वही बात है, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया। तो मलेरिया से प्रतिरक्षा तंत्र की तरह ये हमारी सिकल सेल जो आरबीसी होगी वो काम करेगी। तो अफ्रीकन को एक फ़ायदा हो जाता है सिकल सेल टाइप की आरबीसी होने से कि उनमें मलेरिया नहीं होता है, क्योंकि मलेरिया नॉर्मल आरबीसी में अपने पैरासाइट छोड़ता है, मतलब रह पाते हैं जिंदा, नहीं तो नहीं रह पाते जो पैरासाइट होता है मलेरिया का। तो डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं।
देखिए कह रहा है सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल हेरिडिटरी डिसऑर्डर इन व्हिच द इरिथ्रोसाइट बिकम सिकल सेल। तो जो हमारा सिकल सेल एनीमिया बीमारी है ये ऑटोसोमल हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है कि जो इरिथ्रोसाइट होती है, आरबीसी होती है, उसमें सिकल सेप या हंसियाकार हो जाती है। द डिसऑर्डर और डिजीज इज कॉज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कॉल्ड हीमोग्लोबिन एस। और ये विकृत या बीमारी उत्पन्न कैसे होती है, तो इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, और तब हम उस हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन एस बोलते हैं। कह रहा है एज फाउंड आउट बाई इनग्राम 1958, ये 1958 में प्राप्त हुआ। हीमोग्लोबिन एस डिफर्स फ्रॉम नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए। तो जो हीमोग्लोबिन सिकल वाला है वो नॉर्मल से कुछ अलग होता है इन ओनली वन अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड में अंतर होता है हीमोग्लोबिन एस और हीमोग्लोबिन ए में। वो क्या है, 6th अमीनो एसिड ऑफ बीटा चेन ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। इसमें क्या होता है कि बीटा चेन जो होती है अमीनो एसिड की, उसमें 6वें नंबर पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। दिस इज द मेजर इफेक्ट ऑफ द एलील। ये जो मुख्य प्रभाव है वो एलीलिक है प्रभाव। ड्यूरिंग कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन डिफिशिएंसी, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वैलिन जो 6 नंबर पर आ गया है फॉर्म्स हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बना देता है विद कॉम्प्लीमेंट्री साइट ऑफ अदर ग्लोबिन मॉलिक्यूल, जो कॉम्प्लीमेंट्री साइट होती है किसी दूसरे मॉलिक्यूल की। तो इट डिस्टॉर्ट्स दियर कॉन्फ़िगरेशन, ये अपने जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी आकृति है उसको बदल लेता है। एज ए रिजल्ट इरिथ्रोसाइट्स हैविंग हीमोग्लोबिन एस। तो इससे क्या होता है कि इसकी का रिजल्ट है कि जो इरिथ्रोसाइट है वो हीमोग्लोबिन एस में बदल जाती है, बिकम्स सिकल सेप, और वो हंसियाकार हो जाती है। कैरियर्स ऑफ द सिकल सेल एनीमिया जीन आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मलेरिया। जो कैरियर होते हैं मलेरिया के, वो जो सिकल सेल वाली हमारी जीन है वो उनको प्रोटेक्ट करती है, उनकी रक्षा करती है, बिकॉज ऑफ दियर पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन म्यूटेशन। इस कारण से कि उनमें विशेष प्रकार का हीमोग्लोबिन में उत्परिवर्तन हो गया है, म्यूटेशन हो गया। दिस एक्सप्लेन बाय वाई सिकल सेल एनीमिया इज पर्टिकुलरली कॉमन एमंग पीपल ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन। अब देखिए कह रहा है कि वाई, क्यों सिकल सेल एनीमिया पर्टिकुलरली एक कॉमन बीमारी है जो कि अफ्रीकन लोगों में उत्पन्न होती है। द मलेरिया पैरासाइट है जो कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। जो मलेरिया का पैरासाइट है, परजीवी है, वो कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल मतलब बहुत जटिल लाइफ साइकिल जीता है। एंड स्पेंड्स पार्ट ऑफ इट्स इन आरबीसी सेल, और अपनी लाइफ का कुछ पार्ट जो है आरबीसी में भी गुजारता है। एंड फीड्स ऑन हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन पर भोजन प्राप्त करता है। बोथ सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया आर मोर कॉमन इन मलेरिया एरियाज। जहाँ पर मलेरिया ज़्यादा होता है, मलेरिया वाले क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया ये कॉमन बीमारी है। बिकॉज दीज म्यूटेशंस कन्वे सम प्रोटेक्शन, क्योंकि इस प्रकार से उत्परिवर्तन काफ़ी प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द पैरासाइट, जो मलेरिया का परजीवी है उसके लिए। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि मलेरिया का क्षेत्र जो है जहाँ पर मलेरिया ज़्यादा होता है, मलेरिया का संबंध आरबीसी से है, तो मलेरिया की बीमारी ना हो मनुष्य में, इसके लिए एक उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन हो जाता है आरबीसी में, और वो अपना आकार सिकल सेप कर लेती है। कह रहा है in a carrier the presence of a malaria parasite caused an RBC blood cell to rupture। इसमें क्या होता है, मलेरिया पैरासाइट क्या करता है, जब बहुत सारे भर जाते हैं उस आरबीसी के अंदर, तो जैसे किसी चीज़ के अंदर बहुत सारे अंडे हो जाए तो बाद में जब बच्चा बढ़ता है तो अंडा फूट जाता है,
उसी प्रकार से आरबीसी फट जाती है जब मलेरिया पैरासाइट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आरबीसी सेल रप्चर हो जाती है यानी फट जाती है, मेकिंग द प्लाज्मोडियम अनेबल टू रिप्रोड्यूस। तो ये क्या करती है कि मलेरिया को रिप्रोड्यूस होने से रोक देती है। फर्दर द पॉलीमराइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ द पैरासाइट टू डाइजेस्ट हीमोग्लोबिन इन द फर्स्ट प्लेस। अब क्या होता है, हीमोग्लोबिन का पॉलीमराइजेशन होता है जो कि एक प्रभाव डाल देता है द एबिलिटी ऑफ द पैरासाइट टू डाइजेस्ट हीमोग्लोबिन। पैरासाइट जो होता है मलेरिया का, उसमें एक क्वालिटी आ जाती है, एक गुणवत्ता आ जाती है कि वो हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट कर देता है इन द फर्स्ट प्लेस, पहले ही स्थान पर। देयर फॉर इन एरिया वेयर मलेरिया इज ए प्रॉब्लम, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मलेरिया एक समस्या का विषय है, पीपल्स चेंज ऑफ सर्वाइवल एक्चुअली इंक्रीज इन द कैरी सिकल सेल एनीमिया। तो वहाँ पर क्या होता है, पीपल जो है चेंज करते हैं, पीपल्स चेंज ऑफ सर्वाइवल एक्चुअली इंक्रीज इफ दे कैरी सिकल सेल एनीमिया। तो अगर उनमें सिकल सेल एनीमिया है वहाँ के पीपल में, तो मलेरिया के प्रति उनमें सर्वाइवल यानी सुरक्षित रहने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। 10 सिकल सेल एनीमिया इज ए पोटेंशियल सर्वाइवर ऑफ मलेरिया फ्रॉम मलेरिया। इसलिए जो सिकल सेल एनीमिया की बीमारी है, यह मलेरिया से बचने का एक पोटेंशियल देती है यानी ऊर्जा देती है। तो ये चीज़ हो गई हमारी। अब देखिए आ जाता है क्वेश्चन नंबर 115। कह रहा है कि इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स विद गार्डन पी राउंड सीड शेप RR was dominant over wrinkled shape small r, yellow cartilagen capital Y was dominant over green cartilagen। कार्टिलेडन का मतलब जब पौधा अंकुरित होता है तो द्विबीजपत्री या डाई कार्टिलेडन में 2 ऊपर पत्ते जैसे निकले रहते हैं, उसी को हम कार्टिलेडन कहते हैं। What are the expected phenotype in the F2 generation of the cross capital R, capital Y and M small y, M भी स्मॉल है। तो इनका क्रॉस करा के हम लोगों को ये बताना है कि F2 जो जनरेशन होगी उसमें फिनोटाइप क्या होगा, दृश्य रूप जो दिखाई देता है, जीनोटाइप तो अलग बात हो गई। तो इसको देखते हैं। तो देखिए आंसर तो ये करेक्ट है, राउंड सीड विद येलो कार्टिलेडन एंड रिंकल सीड विद येलो कार्टिलेडन। लेकिन इसको हम लोग करके देखते हैं और आपको अच्छे से तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, सिंस राउंड सीड शेप इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड सीड शेप एंड येलो कार्टिलेजन इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन कार्टिलेजन, सो कैपिटल R, कैपिटल Y इंडिविजुअल इज राउंड येलो एंड स्मॉल r इज रिंकल्ड ग्रीन। तो अब क्या होगा कि पहली पीढ़ी में जब हम क्रॉस कराएंगे तो जैसे हम पहले कराते थे इस तरह से, कैपिटल R, स्मॉल r, 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 इस तरह हो जाएगा। यानी एक कैपिटल का आया एक स्मॉल का। तो उसी तरह से जब हम कैपिटल R, कैपिटल Y का स्मॉल r से कराएंगे तो पहली पीढ़ी में हमारा एक कैपिटल R तो एक स्मॉल r, एक कैपिटल Y तो एक स्मॉल y। तो F1 जनरेशन में क्या होगा, एक कैपिटल R, एक स्मॉल r, एक कैपिटल Y, एक स्मॉल y। अब F2 जनरेशन में क्या होगा, तो इन्हीं को हम लोग फिर से पूरा क्रॉस के लिए चार्ट बना के इसी तरह बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बना के देखते हैं, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। तो ये हो जाएगा कैपिटल R, कैपिटल Y और स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y और स्मॉल r, स्मॉल y। तो देखिए कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल r, स्मॉल y। यही चीज़ इधर लिख देंगे।
और इसको बना देंगे चार्ट को, इधर वाला फीमेल इधर वाला मेल। अब देखिए बनाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल आर ये वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इस कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह ये हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसमें चलेंगे, ये लिखेंगे, इसमें चलेंगे ये, इसमें चलेंगे ये, इसमें चलेंगे ये, इसी तरह सब में लिख देंगे। अब देखिए देखते हैं। अब देखिए आंसर क्या है हमारा, कह रहा है राउंड सीड विद येलो कार्टिलेज। तो राउंड सीड विद येलो कार्टिलेडन हो जाएगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। देखिए सब में एक कैपिटल आर अगर है और एक कैपिटल वाई है तो राउंड सीड येलो कार्टिलेडन होगा। तो ये राउंड सीड येलो कार्टिलेडन, राउंड सीड येलो कार्टिलेडन, राउंड सीड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, ये दोनों स्मॉल वाई है। तो राउंड सीड विद येलो कार्टिलेडन एंड रिंकल्ड सीड विद येलो कार्टिलेडन। देखिए रिंकल्ड सीड यानी सिकुड़ा हुआ बीज रहेगा तो स्मॉल आर होंगे। तो देखिए यहाँ पर स्मॉल आर और एक भी कैपिटल वाई है तो येलो कार्टिलेडन हो जाएगा। अगर सब स्मॉल होते तो ग्रीन हो जाता। तो यहाँ पर देखिए रिंकल्ड सीड विद ग्रीन कार्टिलेडन है। तो कुल मिलाकर राउंड और रिंकल्ड है, ग्रीन येलो है, तो सब तरह के हैं हमने देखा। तो यहाँ पर देखिए जो आंसर है हमारा राउंड सीड विद येलो कार्टिलेडन है, रिंकल सीड विद येलो कार्टिलेडन, ये करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए तीनों में ओनली लिखा है तो ओनली है ही नहीं, सब प्रकार के हैं, सारे प्रकार यहाँ देखने को मिल रहे हैं। देखिए राउंड सीड विद येलो कार्टिलेडन है तो रिंकल्ड सीड विद येलो कार्टिलेडन भी है, रिंकल्ड सीड विद ग्रीन कार्टिलेडन भी है। तो सारे टाइप हो गए ना, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंस काइंड ऑफ गैमीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लांट हैविंग द जीनोटाइप ए बी स्मॉल बी सी सी। तो इससे कह रहा है कितने टाइप के गैमीट प्राप्त होंगे, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए दो प्रकार के गैमीट प्राप्त होंगे, आंसर एक करेक्ट है और कैसे करेक्ट है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए कितने नंबर ऑफ गैमीट बनेंगे, इसके लिए एक फार्मूला है, उसको हम लोग याद कर लेंगे। तो कह रहा है द प्लांट हैविंग जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। तो यहाँ पर देखिए सारे कैपिटल हैं, केवल बी में एक स्मॉल बी भी है, यानी केवल बी वाला जो एलील है वो एक हेट्रोजाइगस, बाकी सब होमोजाइगस। तो कितने हेट्रोजाइगस हैं इस आधार पर एक फार्मूला बनाया गया है। वो फार्मूला है हमारा नंबर ऑफ गैमीट इक्वल टू 2 की पावर n, और n में कितने हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो सिर्फ बी में ही हेट्रोजाइगस कंडीशन है, विषम वाले मतलब गैमीट बनेंगे, बाकी सब में होमोजाइगस कंडीशन। तो एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो 2 की पावर n जो है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी होता है। तो यहाँ पर n बराबर 1 हो जाएगा। तो जब n की जगह 2 रखेंगे तो 2 ही आंसर आएगा, यानी 2 ही गैमीट हमारे बन पाएंगे। तो 2 गैमीट इज फाउंड विल बी फाउंड, 2000 ए बी सी बनेंगे कैपिटल वाले और ए स्मॉल बी और सी बनेंगे। तो 2 प्रकार के गैमीट बनेंगे। यहाँ पर देखिए दिखा भी रहा है। तो फैक्टर ए में सारे कैपिटल हैं तो हमने कैपिटल लिख दिया ए। बी वाले में क्या है, एक कैपिटल बी है, एक स्मॉल बी है, एक कैपिटल बी है। सी वाले में क्या है, सब स्मॉल। तो देखिए ए बी सी ये बन जाएगा एक ए स्मॉल बी सी बनेगा, ए स्मॉल बी सी। ये बीच वाले इनका लिखने का कोई मतलब नहीं है, गलत भी लिखा है।
स्मॉल है, स्मॉल बी, स्मॉल सी, सब गलत लिखा है। तो कुल मिला के एक ABC बन जाएगा और ABC यानी ए स्मॉल बी सी बन जाएगा। अब बाकी जो है यहाँ पर देखिए ABC कैपिटल वाले ही बनेंगे, यहाँ पर भी स्मॉल रहेगा तो AB स्मॉल बी सी बन जाएगा। यानी सब में देखिए जितने भी बन रहे हैं तो उनमें ABC टाइप है और एक A स्मॉल बी सी टाइप है। यहाँ पर ये गलत लिख दिया है, कैपिटल A होना चाहिए था, गलती से लिख गया। तो कैपिटल ABC टाइप और कैपिटल A स्मॉल बी सी टाइप, और कोई टाइप यहाँ पर नहीं दिख रहा। वैसे फार्मूले से आप लोग जनरली निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 117 हमसे कह रहा है कि फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ। तो फिनोटाइप का मतलब दृश्य रूप जो दिखाई दे रहा है, जीनोटाइप का मतलब जीन कैसी है। जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका फिनोटाइप एक ही होगा, सारे लंबे पौधे होंगे, क्योंकि अगर एक भी कैपिटल टी है तो सारे लंबे होंगे। तो फिनोटाइप एक प्रकार का होगा, लेकिन जीनोटाइप दो प्रकार के हैं, एक कैपिटल टी है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों अलग प्रकार के हैं। तो कह रहा है जो दृश्य रूप हमको दिखता है वो किस कारण से दिखता है। तो जीनोटाइप और इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन यानी प्राकृतिक प्रभाव जो है उस पर, क्रिया जो है उसके कारण फिनोटाइप में परिवर्तन होता है। तो फिनोटाइप एक ही प्रकार का है लेकिन जीनोटाइप दो प्रकार के हैं। तो ए वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, जीनोटाइप एंड इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन। वातावरण के प्रभाव से फिनोटाइप हमारा दिखता है और जीनोटाइप का भी प्रभाव होता है। जीनोटाइप का प्रभाव ये है कि जैसे अगर एक कैपिटल टी ना होता तो ये लंबा कैसे दिखता। तो जीनोटाइप का भी प्रभाव है, वातावरण का भी। तो जीनोटाइप एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल विद रिगार्ड टू वन और मोर कैरेक्टर इज कॉल्ड फिनोटाइप। तो दृश्य रूप के अंतर्गत क्या आता है, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, उसका मॉर्फोलॉजिकल और उसका फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है, सबको मिला करके हम फिनोटाइप के बारे में डिसाइड करते हैं। फॉर रिसेसिव जीन, प्रभावी जीन के लिए फिनोटाइप एंड जीनोटाइप आर सिमिलर। इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप सिमिलर होते हैं। जैसे स्मॉल टी पी प्लांट में था तो बौना पौधा होता था, और स्मॉल टी मतलब दोनों होमोजाइगस रिसेसिव, तो एक ही टाइप का होता है। स्मॉल टी होगा तो बौना ही होगा। लेकिन जब हमारा रिसेसिव के बजाय डोमिनेंट वाला जीन होता है तब अलग हो जाता है। जैसे कैपिटल टी है तब भी लंबा पौधा होगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी है तब भी लंबा पौधा होगा। तो वही कह रहा है कि जो रिसेसिव जीन होते हैं उनमें तो फिनोटाइप और जीनोटाइप सिमिलर यानी एक ही जैसा होता है। फॉर डोमिनेंट जीन द फिनोटाइप इज सेम बट बोथ होमोजाइगस स्टेट। तो डोमिनेंट में क्या होता है, फिनोटाइप सेम रहता है अगर दोनों डोमिनेंट जीन हो यानी होमोजाइगस हो, जैसे कैपिटल टी। फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट एज वेल एज जीन। जो फिनोटाइप यानी दृश्य रूप होता है वो प्रभावित होता है वातावरण और जीन दोनों से। ए चाइल्ड डेफिनेटली डिफर्स फ्रॉम एडोलसेंट, द लेटर फ्रॉम एडल्ट एंड एन एडल्ट फ्रॉम एज्ड वन। तो इसमें क्या है कि एक चाइल्ड जो है डिफर होता है फ्रॉम एडोलसेंट। तो देखिए एडोलसेंट का मतलब नवयुवक, 13 से 19 साल तक का। उसके बाद क्या होगा, द लेटर फ्रॉम एडल्ट एंड एन एडल्ट फ्रॉम एज्ड वन, मतलब धीरे धीरे एज बढ़ेगी। तो मैनी फिनोटाइप आर डिटरमाइंड बाय मल्टीपल जीन। तो बहुत सारे जो है दृश्य रूप हैं मनुष्य के, जैसे बचपन में दूसरा दिखेगा, जवानी में दूसरी तरह, बुढ़ापे में दूसरी तरह। तो मल्टीपल जीन यानी बहुत सारे जीन इस बात को डिसाइड करते हैं। दस द आइडेंटिटी ऑफ फिनोटाइप इज डिटरमाइंड बाय जीनोटाइप एंड एनवायरनमेंट। इसलिए जो हमारी
आइडेंटिटी है फिनोटाइप की, यह दृश्य रूप है, ये जीनोटाइप और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। अब देखिए कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हमारा स्किन कलर इन ह्यूमन, एनसीईआरटी में हमने बार बार आपको दिखाया है, तो ए विकल्प हमारा कलेक्ट हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आ जाता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट प्रोड्यूस्ड बाय ए पी प्लांट हैविंग द जीनोटाइप ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इट शुड बी क्रॉस्ड बाय ए प्लांट विद द जीनोटाइप। तो कह रहा है कि एक पी का प्लांट है, मटर का पौधा है, जिसका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी ये है। In order to find out the different type of gamete produced by a pea plant having the genotype, it should be crossed to a plant with the genotype। तो देखिए किसी का जीनोटाइप पता करने के लिए हम लोग क्या करते थे, टेस्ट क्रॉस कराते थे। तो टेस्ट क्रॉस में क्या करते थे हम लोग कि जो रिसेसिव होता था उसका क्रॉस उसकी F1 पीढ़ी में कराया जाता था, यही हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। तो इसका क्रॉस अगर हम लोग रिसेसिव से करा दें, जैसे हम लोग स्मॉल टी यानी बौने पौधे का क्रॉस कराते थे पिछले F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में उसके पीछे हमने बताया था, तो हमको जो है असलियत में पता चल जाता था कि उनका जीनोटाइप क्या है। तो इसका मतलब इसका क्रॉस हम लोग रिसेसिव से करा दें। तो रिसेसिव कौन सा है, इसमें देखिए स्मॉल बी यही रिसेसिव है, तो इसी से कराने का मतलब हमारा टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। तो फाइंड यानी जानने के लिए डिफरेंट टाइप के गैमीट या उसका जीनोटाइप हम लोग टेस्ट क्रॉस कराते थे। तो टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव होता था स्मॉल टी, तो जो रिसेसिव है वही वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग द क्रॉसिंग ऑफ F1 इंडिविजुअल विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। होमोजाइगस होना चाहिए और रिसेसिव होना चाहिए। इट इज़ डन टू फाइंड आउट होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। इससे हम डोमिनेंट वो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बारे में पता लगा लें। सो कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल बी स्मॉल बी शुड बी क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव यानी स्मॉल ए विद स्मॉल बी। अब क्वेश्चन नंबर 120 आ जाता है, कह रहा है G6P डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी इज एसोसिएटेड विद हीमोलिसिस ऑफ। तो देखिए G6P डिहाइड्रोजिनेज की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो इसमें आरबीसी की हीमोलिसिस हो जाती है। तो आरबीसीज की हीमोलिसिस हो जाएगी। हीमोलिसिस मतलब टूट जाना। तो देखिए ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज जिसको G6PD कहते हैं, डिफिशियंसी इज ए ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी एबनॉर्मलिटी। एक प्रकार का ग्रुप है जिसमें हेरिडिटरी एबनॉर्मलिटीज होती है। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। इन विच द एक्टिविटी ऑफ द इरिथ्रोसाइट एंजाइम G6PD इज मार्केडली डिमिनिश्ड लीडिंग टू हीमोलिसिस। तो कुल मिला के हीमोलिसिस हो जाता है अगर ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डिफिशियंसी हो जाए। लेकिन हमारी जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में जहाँ तक नहीं दिया गया है, अगर नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन हमारा अगले नीट एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 121। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।